हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 19। इससे पहले इस कहानी के 18 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अतुल ज़बरदस्ती प्रिंस को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जा ही रहा था, जहाँ मिष्टी उसे रोक लेती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है, कहीं अतुल उसे देखकर पहचान ना ले। अतुल ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से गुस्से से मिष्टी को देख रहा था। तो अब देखते हैं आगे। अतुल ने गुस्से से उसे झटके से दीवार से सटा दिया और बिना मिष्टी को कोई भी मौका दिए उसने उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया और उसे किस करने लगा। ये देखकर मिष्टी काफी ज्यादा हैरान हो गई और उसने दूसरे ही पल गुस्से से अतुल को दूर किया और बोली, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं मिस्टर अग्निहोत्री आप। लेकिन अतुल ने वापस से उसकी गर्दन को कसकर पकड़ा और उसके होंठों को गुस्से से सूंघते हुए बोला, तुमने मेरे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया है और अब इस किस से ही मेरा ब्लड प्रेशर कम होगा, नॉर्मल होगा। ये सुनते ही मिष्टी चिढ़ गई और वो अभी रिएक्ट करती उससे पहले ही वापस से अतुल ने उसके होंठों को अपने होंठों में ले लिया और गहराई से उसे किस करने लगा। मिष्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसके स्ट्रगल करने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अतुल उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा था। वो ज़बरदस्ती उसे अपनी बाहों में गिरफ्त करे हुए था। वो लगातार उसे गुस्से से किस किए जा रहा था और वहीं मिष्टी भी अब काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और वो पहले ही अतुल के साथ काफ़ी देर से लड़ाई कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए उसके अंदर भी अब एनर्जी नहीं बची थी और वो इसी चीज़ से और ज़्यादा लड़ नहीं सकी और इस तरह से ही अतुल की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। और अतुल इसका फ़ायदा उठाते हुए उसके मुंह के अंदर अपनी टंग को डाल देता है और उसके मुंह पर बेतहाशा किस करने लगा। और देखते ही देखते वो किस एक फ्रेंच किस में बदल गई और अब मिष्टी भी हल्की हल्की सिसकियां लेने लगी। अतुल उसे अपनी बाहों में गिरफ्त करे अपनी बेइंतहा मोहब्बत उस पर लुटा रहा था। इधर दूसरी तरफ इंटरटेनमेंट कंपनी में शाम का वक्त और गार्डन में पार्टी चल रही थी। चारों तरफ सितारे ही सितारे मौजूद थे जो अब सुपरस्टार बन चुके थे और उन्हीं में से इस वक्त ब्लैक गाउन में माही भी चमक रही थी। उसके हाथों में वाइन का ग्लास था और वो डायरेक्टर और कुछ स्टार्स से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी कि तभी वहां पर थोड़ी सी हलचल महसूस हुई और डायरेक्टर ने तुरंत ही कहा, इस फिल्म के शेयर होल्डर आ चुके हैं, इसीलिए सब लोग रेडी हो जाओ उनसे मिलने के लिए। जैसे ही माही ने ये सुना, उसकी भी आंखों में एकदम से चमक आ गई और उसने तुरंत ही गेट की तरफ देखा और इस वक्त गार्डों के बीच मलंग ब्लैक सूट में चलते हुए बड़े ही स्मार्ट तरीके से अंदर आ रहा था। मलंग को देखते ही माही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वहां मौजूद सभी लड़कियां मलंग को देखकर आहें भरने लगी। वहां मौजूद जितनी भी एक्ट्रेस थी वो सब आपस में ही बात करते हुए बोली, ओ गॉड कितना हैंडसम इंसान है ये शेयर होल्डर कितना ज़्यादा यंग और हैंडसम है, इसे तो तारा होना चाहिए। अगर ये स्टार बनकर इंडस्ट्री में आया ना तो हर किसी को पीछे छोड़ देगा। मैं तो पहले ही इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। आज मैं इस पर ज़रूर ट्राई करूँगी। इसी के साथ सभी आपस में ही बात करने लगी और जैसे ही माही ने ये बातें सुनी उसके कानों में ये सारी बातें गईं। अचानक से उसकी पकड़ ग्लास पर कस गई और उसने गुस्से से उन सभी एक्ट्रेस को घूरते हुए अपने मन में बोला, इनमें से सबके अपने अपने बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन तभी भी ये मेरे मलंग को देखकर कैसे लाल टपका रही हैं। इन्हें शर्म नहीं आती क्या? इनके अंदर जरा सी भी लॉयल्टी नहीं है। यहाँ मैं पिछले 5 सालों से मलंग से दूर रही, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी उस तरीके की नज़रों से नहीं देखा जैसे कि ये मेरे मलंग को देख रही हैं। लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं और ये मेरे मलंग पर अपनी गंदी नज़रें डाल रही हैं, इन्हें तो मैं, ये कहते हुए वो गुस्से से उन्हें देखने लगी और डायरेक्टर मलंग के पास आते हुए मुस्कुरा कर बोले, वेलकम वेलकम मिस्टर अग्निहोत्री, आपको यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। मलंग ने भी अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर उसी वक्त उसकी नज़र माही पर गई। माही अभी और लड़कियों को देख ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आया
और उसने मुस्कुराते हुए माही के पास आकर कहा, क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकता हूँ? क्या आप मेरे साथ एक डांस करेंगी? लेकिन तभी ये सुनकर माही ने डायरेक्ट उसे मना करते हुए कहा, सॉरी, पर मैं आपके साथ कोई डांस नहीं कर सकती। लेकिन अभी वो इससे ज़्यादा अपनी और कोई बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उस लड़के ने वापस से कहा, देखिए देखिए, मैं अभी अभी इस फिल्म में इंडस्ट्रीज़ में नया आया हूँ, मुझे इतना कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फ्रेंडली होना चाहता हूँ। मैं थोड़ा परेशान भी हो रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, इसीलिए प्लीज़ एक बार मेरे साथ डांस कर लीजिए, मुझे बहुत ही खुशी होगी। वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर उसने फिर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपके साथ एक डांस करने के लिए तैयार हूँ। तभी उस लड़के ने माही का हाथ अपने हाथों में लिया और उस वक्त मलंग की नज़र उन दोनों के हाथों पर चली गई, जिसे देखते ही मलंग गुस्से से अपने हाथों की दोनों मुट्ठियाँ बंद कर लेता है। और डायरेक्टर ने जब मलंग को इतना ज़्यादा गुस्से में देखा, तो उसे भी अचानक से कुछ भी नहीं समझ आया कि आखिर यह मलंग को इतना ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आ रहा है। उसने भी नासमझी में कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, व्हाट हैपेंड, सब कुछ ठीक तो है ना? इसके जवाब में मलंग गुस्से से डांस फ्लोर की तरफ देखने लगा, जहां माही इस वक्त उस लड़के के साथ डांस कर रही थी। उसे देखकर मलंग गुस्से से उधर की तरफ बढ़ते हुए बोला, इस लड़की की मौत आज मेरे हाथ ही होने वाली है। डायरेक्टर ने जब ये सुना तो वो हक्का पक्का रह गया। वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और तुरंत ही स्टेज की तरफ देखने लगा। वहीं माही अभी भी उस लड़के के साथ डांस कर रही थी, लेकिन तभी किसी ने माही के कमर को पकड़कर डायरेक्ट अपने करीब खींच लिया। माही सीधे मलंग के सीने से जा लगी और मलंग ने दूसरे ही पल माही की कमर को टाइट हक करते हुए उसके कानों में अपनी सख्त आवाज़ में बोला, तुमने बहुत ही गलत किया है, ये तुम्हारी पहली गलती है दुबई आने के बाद। अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं जाना चाहिए था, जबकि तुम ये सब अच्छे से जानती हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो मलंग से जैसे ही दूर होने को हुई, वहाँ पर सॉन्ग चेंज हुआ और मलंग ने उसे राउंड घुमाते हुए अपनी बाहों में पकड़ लिया। तभी माही ने हैरानी से कहा, लेकिन तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसे जेलस क्यों हो रहे हो? तुम्हें ऐसा जलन क्यों महसूस हो रही है ये सब देखकर? ये सुनकर मलंग ने उसके बालों को पीछे से कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं जेलस नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तुमने जिस लड़के के साथ डांस किया है अब उसकी मौत होने वाली है, और ये सब तुम अपनी आंखों से खुद देखोगी। और तुम सोच सकती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए किस हद तक जा सकता हूँ। जैसे ही माही ने ये सुना, वो दंग रह गई और वो तुरंत ही उस लड़के को देखने लगी जो अभी उसके साथ डांस कर रहा था, जो अभी चुपचाप पीछे जाकर खड़ा हो गया था। तो माही ने दूसरे ही पल गुस्से से कहा, मलंग, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो अभी न्यू कमर है, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? इसके जवाब में मलंग ने कहा, ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं उस लड़के के साथ कुछ भी गलत ना करूं तो ठीक है, तो तुम्हें यहीं सबके सामने मुझे किस करना पड़ेगा। जैसे ही मलंग ने यह कहा, माही शॉक्ड हो गई और फिर उसने चारों तरफ देखा तो चारों तरफ मौजूद लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे और वो बिल्कुल चुप रह गई। माही ने मलंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कहा, उसे समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो मलंग को किस बात का जवाब दे और क्या रिएक्ट करे, किस तरह से उसे बोले कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, मलंग, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे कितने लोग हैं और सब हमें ही देख रहे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन इसके जवाब में मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, ऑल राइट, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो उसे मरते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते हुए मलंग ने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया। वो गार्ड्स तुरंत ही उस न्यू कमर लड़के के आसपास आकर चारों तरफ से उसे घेर कर खड़े हो गए। तो माही ने जैसे ही ये देखा, वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। उसने तुरंत ही मलंग के हाथ को पकड़कर कहा, मलंग, मलंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या ज़रा सी भी इंसानियत है भी या नहीं? तुम उस बेचारे लड़के को क्यों मारना चाहते हो? मलंग उसकी कमर को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि
उसने तुम्हें छुआ है। और तो और तुम अच्छे से जानती हो कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी की है, इसीलिए उसका मरना तो तय है। ये सुनकर माही अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। वो उन गार्ड्स को देखने लगी जो उस लड़के के तरफ बढ़ रहे थे। ये सब देखकर माही ने अपने थूक को गटकते हुए, घबराते हुए कहा, मलंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सबके सामने किस करूं? इसके जवाब में मलंग ने भी बिना किसी भाव के कहा, थोड़ा सा खुश होकर, ऑफ कोर्स मैं यही चाहता हूँ कि तुम सबके सामने मुझे किस करो, और तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। ये सुनकर अब माही गहरी सांस लेती है और फिर आखिर में बोलती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम अपने गार्ड्स को रोक दो। ये सुनकर मलंग के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और उसने तुरंत ही गार्ड्स की तरफ देखा तो गार्ड्स मलंग को देखकर तुरंत ही रुक गए और उन्हें रुकता देख माही ने चैन की सांस ली। और मलंग, जो इस वक्त उसके करीब आते हुए देख रहा था, वो उसे अपने करीब खींचता है और बोला कि अब मुझसे और इंतज़ार मत करवाओ, किस मी। ये सुनते ही माही ने गुस्से से मलंग को घूरा और फिर उसने एक नज़र चारों तरफ देखा। इस वक्त सभी उसे ही देख रहे थे और कुछ एक्ट्रेस आपस में खुसफुसा रही थी और कुछ की आंखों में बस जलन ही दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लड़कियां मलंग के करीब आना चाहती थीं, उसके साथ डांस करना चाहती थी। मगर जिस तरह से मलंग सिर्फ माही को ही नोटिस कर रहा था, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे आसपास कोई लड़की दिखाई भी दे रही है। उसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही कुछ एक्ट्रेस इस वक्त मलंग को ही गुस्से से देख रही थी, क्योंकि माही एक सुपरस्टार थी और माही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ मौजूद सभी लड़कियों में से एक वो ही ऐसी थी जो सबसे अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त उसे मलंग की बाहों में देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सभी एक्ट्रेस को गुस्सा आ रहा था और जलन हो रही थी। तो वहीं डायरेक्टर भी थोड़ा कंफ्यूज थे और दूसरे ही पल सभी को एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि इस वक्त माही ने मलंग के कॉलर से उसे पकड़ा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। और ये देखकर वहाँ सभी पूरी तरह से शॉक्ड हो गए और डायरेक्टर भी हैरान होकर बोला, ये क्या है? तो वहीं मलंग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने माही को कमर से होल्ड कर लिया और माही ने ना चाहते हुए भी उसके होंठों को उन्हीं के सामने किस करने लगी। मलंग ने उसके बालों में अपना हाथ घुमाया और उसके बालों को सहलाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन लगभग 3 मिनट बाद ही माही मलंग से दूर होने लगी। उसे अपने आप से दूर करते हुए बोली, मलंग छोड़ो मुझे, सब देख रहे हैं। अभी वो उससे दूर हो पाती उससे पहले ही मलंग ने उसे कमर से पकड़ा और अपने करीब खींचते हुए वो खुद उसके होंठों पर किस करने लगा। वो उसे बहुत ही फोर्सफुली और पैसेंटी के साथ किस कर रहा था। माही की आंखें बड़ी हो गईं और वो तुरंत ही गुस्से से मलंग को दूर करने लगी, लेकिन मलंग उससे दूर होने के बजाय उसे गहराई से चूमने लगा। और ये नज़ारा देखकर वहाँ के सभी लोग सदमे में पहुँच चुके थे। सभी को एक सदमा सा लग गया था। इधर दूसरी तरफ एक विला के अंदर इस वक्त सना सोफे पर बैठी गुस्से में सामने बैठे इंसान को देख रही थी। उसने दांत पीस कर कहा, 5 साल पहले मैंने जो कुछ भी किया उसका नतीजा मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सामने बैठा इंसान सिगरेट पीते हुए बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उस अतुल अग्निहोत्री की जिंदगी में जाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर तुम उसकी जिंदगी में चाहे जितना जहर क्यों ना घोल लो। ये सुनते ही सना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, लेकिन भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे कोई ऐसा प्लान बताइए जो काम करे, जो अतुल अग्निहोत्री से मिष्टी को बिल्कुल दूर कर दे, जिससे अतुल मेरा हो जाए। लेकिन आपने जो भी प्लानिंग की सब चौपट हो गया। और आज मुझे पता चल रहा है कि वो मिष्टी वापस आ गई है, और तो और वो अपना बच्चा भी अपने साथ लेकर आई है। सब कुछ खराब हो गया है भाई। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मुझे अतुल नहीं मिला ना, तो मैं खुद को जान से मार दूंगी, मैं अपनी जान ले लूंगी। ये सुनते ही सामने बैठे शिव ने गुस्से से कहा, जस्ट शट आप। तुम पागल हो गई हो क्या सना? जब देखो तब मरने की धमकी देती रहती हो। अगर तुम्हें मरना इतना ही आसान लगता है ना, तो जाओ
जाओ जाकर मर जाओ, क्योंकि पहले ही मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ। अब मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखो। तुम्हारे लिए मैं गलत रास्ते पर भी चला, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ मुझे। इसीलिए मैं तुम्हें अब आखिरी बार समझा रहा हूँ, अतुल को भूल जाओ। अतुल की ज़िंदगी में अब तुम कभी नहीं जा सकती। अतुल से बहुत ही अच्छे लड़के इस दुनिया में हैं, जो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। तभी ये सुनकर सना जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, वाट सीरियसली भाई, क्या आपको वाकई लगता है कि अतुल से अच्छा इस दुनिया में कोई और दूसरा लड़का हो सकता है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो अतुल अग्निहोत्री है, इस पूरे दुबई पर उसका सिक्का चलता है। और हाँ, एक बार मैं उसकी वाइफ बन गई ना, तो पूरे दुबई पर मेरा राज चलेगा। हर कोई मेरे आगे पीछे अपना सर झुकाएगा, और यही तो मैं चाहती हूँ। मैं उस मिष्टी को कभी भी ये पद नहीं दे सकती, जो नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। ये सुनते ही शिव गुस्से से दांत पीसने लगा, और सना ने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, देखिए भाई, 5 साल पहले मैंने और आपने मिलकर ये सब कुछ खेल रचा था, और उस वक्त मैंने और आपने वो प्लान ना किया होता, तो अतुल की ज़िंदगी से मिष्टी को ना भेजा होता, तो आज वो मिष्टी उनकी वाइफ बनी चुकी होती, और उनकी वाइफ बनकर बैठी होती, अग्निहोत्री खानदान पर राज कर रही होती। लेकिन हमने ये काम बहुत ही अच्छा किया, उसे अतुल की ज़िंदगी से दूर भेज दिया। लेकिन अब वो फिर से वापस आ गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर ज़रूर वो अतुल से मिलने की कोशिश करेगी। और अगर एक बार वो अतुल से मिली ना, और अगर उसने गलती से भी अतुल को 5 साल पहले के सच के बारे में कुछ भी बता दिया ना, तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तो जानते हैं ना अतुल को, वो कितना चालाक है। अतुल हम तक पहुंच जाएगा, और अगर एक बार उसे पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था, तो वो तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, मुझे मार डालेगा वो। ये सुनकर शिव ने भी गुस्से से कहा, मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम उस अतुल अग्निहोत्री से पंगा मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी, और अब वो और भी ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। जब उसे 5 साल पहले के सच के बारे में पता चलेगा, तो वाकई ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे छोड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ अमेरिका वापस चलना चाहिए, और हम वहाँ पर अकेले अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। ये सुनते ही सना ने गुस्से से दांत पीसकर कहा, भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? भागना किसी भी सिचुएशन का हल नहीं होता है। मुझे भागना नहीं है, बल्कि अतुल को यकीन दिलाना है कि इन सब के पीछे मेरा कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि उस मिष्टी का ही हाथ था। वो मिष्टी ही खुद नहीं चाहती थी अतुल से शादी करना, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। और अगर एक बार हमने अतुल के दिलों और दिमाग पर ये बात डाल दी ना, तो हम बच सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। जब सना ने ये कहा, तो शिव भी अब कुछ सोचने लगा, और कुछ सोचकर बोला, लेकिन हम ऐसा कैसे करेंगे? क्योंकि वो मिष्टी अगर अतुल के सामने आई ना, तो वो ज़रूर सब कुछ उसे बता देगी, और सारी सच्चाई इसके सामने आ जाएगी। इसके जवाब में सना ने कुछ सोचकर कहा कि हम मिष्टी का एमएमएस लीक करवाएंगे। ये सुनते ही शिव ने उसे गुस्से से देखकर कहा, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर इसका कौन सा एमएमएस होगा जो तुम लीक करवाओगी? जरा मुझे भी तो बता दो, क्योंकि आज तक उसने अतुल के अलावा और किसी की तरफ देखा तक नहीं है। वो तो मुझे लगता है किसी लड़के का चेहरा भी नहीं देखी होगी आज तक उसके अलावा। ये तुम खुद मुझे बताती हो, तो फिर तुम ये सब कैसे करोगी? ये सुनकर सना ने शिव की तरफ शातिर मुस्कुराहट के साथ देखकर कहा, सी, मेरे पास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो एक अच्छे खासे इंसान का भी एमएमएस बनाएंगे, जो सबको देखने में रियलिटी लगेगा, और मैं उस आदमी को अच्छे से जानती हूँ। एक बार अगर मैंने उसे ये काम करने के लिए दिया और पैसों का लालच दिया ना, तो वो उस मिष्टी का ऐसा एमएमएस बनाएगा, एडिट करेगा और फोटो बनाकर देगा कि अतुल को यकीन हो जाएगा कि इन 5 सालों में मिष्टी ने उसे धोखा दिया है, और उसे वो यकीन करना ही पड़ेगा उस वीडियो को देखकर। वो उसके लिए लॉयल नहीं रही है, और एक बार अतुल को इस बात पर यकीन हुआ, तो फिर क्या, हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, और फिर हमें इस दुबई पर राज करने से भी कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही शिव भी अब मुस्कुरा कर बोला, मेरी बहन, वाकई तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो। वैसे अच्छी बात है,
तुम उस आदमी को जल्द से जल्द बुलाओ और उससे मिष्टी का एमएमएस वायरल करवाओ, जिससे वो चारों तरफ से बदनाम हो जाए और उसके पास कोई भी रास्ता ना हो अपने आप को सच साबित करने का। और अतुल को जब इसके बारे में पता चले तो वो उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगे, जिससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये बोलकर शिव हंसने लगा और वहीं सना भी अब जोर जोर से शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इस वक्त हॉस्पिटल के कैबिन में कशिश मिस्टर संदीप के सामने खड़ी हुई थी और वो मिस्टर संदीप को देखते हुए बोली, सर, क्या आप वाकई ऐसा करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको एक बार मिष्टी मैडम या फिर माही मैडम से पूछ लेना चाहिए। इसके जवाब में मिस्टर संदीप ने कहा, ऑलरेडी ऑपरेशन में बहुत ही वक्त बीत चुका है कशिश। मुझे नहीं लगता है कि अब हमें और भी ज़्यादा देर करनी चाहिए, क्योंकि अगर अब हमने कोई भी देरी करी ना तो प्रिंस की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उसकी जान खतरे में आ सकती है, इसीलिए अब मुझे ये फैसला लेना ही होगा। ये सुनकर कशिश भी अब थोड़ा डरते हुए बोली, लेकिन क्या क्या आप वाकई अतुल अग्निहोत्री से इसके बारे में बताने जा रहे हैं? ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रिंस मिष्टी मैडम का बेटा है और ये फैसला भी उनका ही होना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार तो उनसे ज़रूर पूछ लेना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर संदीप ने थोड़ा गहरी सांस लेकर कहा कि शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। लेकिन कशिश, हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा है और मुझे जैसा कि तुमने मिष्टी के अतीत के बारे में सारी चीज़ें बताया है, तो उन सब को सुनकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मिष्टी खुद से कभी अतुल अग्निहोत्री के पास जाएगी और उसे अपने बेटे का सच बताएगी। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिष्टी को भी मैं इन 8 सालों से अच्छे से जानता हूँ। मुझे ही अब ये कदम उठाना पड़ेगा। अगर मैं अतुल अग्निहोत्री को प्रिंस के कंडीशन के बारे में समझाऊंगा तो वो शायद मिष्टी से बदला लेने के बजाय हमारा इन सब चीज़ों में साथ देंगे। ये सुनकर कशिश ने भी फिर कुछ सोचा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर होकर अतुल अग्निहोत्री से बात करेंगे तो शायद वो आपकी बात को मान जाए और समझ भी जाए, क्योंकि माही मैडम भी यही चाहती हैं कि उनका बेटा प्रिंस जल्दी से ठीक हो जाए और वो भी अतुल अग्निहोत्री से ये सच बताना चाहती हैं। ये सुनकर डॉक्टर ने अब अपना सिर हिला दिया। तभी कशिश का फ़ोन रिंग हुआ। कशिश ने अपना फ़ोन देखा तो उसका मुंह बन गया। उसने तुरंत ही मिस्टर संदीप से कहा, सर, मैं अब घर जा रही हूँ। इसके जवाब में मिस्टर संदीप ने अपना सिर हिला दिया। कशिश बाहर की तरफ निकली तो उसने गुस्से से कॉल पिक करते हुए कहा, अयांश, तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? और तभी उधर से अयांश की बेहद ही धीमी आवाज़ आई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कशिश, मैं इस वक्त दर्द से तड़प रहा हूँ। ये सुनते ही कशिश एक सेकंड के लिए हैरान हो गई और वो हैरानी से बोली, क्या हुआ तुम्हें अयांश? तुम इतना ज़्यादा लो साउंड में क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सब कुछ ठीक है ना? उसके जवाब में अयांश ने कहा कि तुम बस मेरे पास चली आओ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अपने कॉटेज में हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है कशिश। अगर तुम मेरे पास अगले 1 घंटे में नहीं आई ना तो मैं शायद मर जाऊँगा। तुम मुझे ज़िंदा नहीं देख पाओगी। ना चाहते हुए भी अब कशिश डर से घबराने लगी और उसने हड़बड़ी के साथ कहा, अयांश, तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम घबराना मत। ये कहकर उसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और लगभग दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए बोली, आखिर आखिर क्या हुआ होगा अयांश को? वो काफ़ी धीमी आवाज़ में क्यों बोल रहा था? ऐसा तो कभी नहीं लगा मुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ तो हुआ है अयांश के साथ। ओ गॉड, आई होप सब कुछ ठीक हो। मुझे अभी के अभी अयांश के पास जाना चाहिए। ये कहते हुए वो हॉस्पिटल से बाहर निकली और सीधा अयांश से मिलने उसके कॉटेज की तरफ निकल गई। इधर दूसरी तरफ अतुल इस वक्त गुस्से से बस मिष्टी को किस किए जा रहा था। मिष्टी के होंठ अब सूज चुके थे और मिष्टी की आंखों के कोनों से इस वक्त आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रगल कर कर के बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, मगर अतुल उसे
नहीं छोड़ रहा था, लेकिन अतुल अभी तक नहीं थका था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे और भी ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगा। तभी मिष्टी ने थोड़ा हाँफते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, प्लीज़ प्लीज़ अब तो रुक जाइए ना। लेकिन अतुल इसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और बस लगातार उसके होंठों पर फिर से गुस्से से चूमने लगा। और वो अभी उसके होंठों को चूम ही रहा था और मिष्टी अभी स्ट्रगल कर ही रही थी कि तभी उसी वक्त उन दोनों के कानों में एक क्यूट सी आवाज़ गई, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? प्रिंस आपको ढूंढ रहा है, जल्दी से प्रिंस के सामने आ जाओ। उस आवाज़ को मिष्टी ने जैसे ही सुना वो पूरी तरह से दंग रह गई और वहीं अतुल भी किस करते करते एकदम से रुक गया और उसके भी चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस गहरे हो गए। मिष्टी ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो प्रिंस इस वक्त अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर उसे रब कर रहा था और रब करते करते वो टुकुर टुकुर मिष्टी को ही देखे जा रहा था। और मिष्टी को देखकर उसने वापस से कहा, मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है और ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? प्रिंस ये कहता हुआ वो सीधा अब अतुल की तरफ अपने छोटे छोटे कदमों से जाने लगा। तो वहीं अतुल ने वापस से जब उसकी आवाज़ को सुना तो उसके एक्सप्रेशन गुस्से से बदल गए और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा और वो प्रिंस को कुछ कहता उससे पहले ही प्रिंस को देखते ही वो एकदम से चुप हो गया और बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगा। वो एक सेकंड के लिए प्रिंस को देखता ही रह गया और वही मिष्टी भी अब ये सब देखकर अपनी जगह पे बर्फ की तरह ही जम चुकी थी। अतुल और प्रिंस अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे। मिष्टी बिल्कुल शॉक्ड अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। तभी अतुल को देखकर प्रिंस ने मिष्टी की तरफ देखकर बोला, मम्मा मम्मा ये अंकल की आंखें तो बिल्कुल मेरी जैसी हैं। ये सुनते ही मिष्टी दूसरे ही पल अपने होश में वापस आई और वो लगभग दौड़ते हुए जल्दी से प्रिंस के पास गई और उसने तुरंत ही प्रिंस को अपने सीने से लगा लिया और फिर बोली, प्रिंस आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालेंगे। लेकिन दूसरे ही पल एक भारी आवाज़ मिष्टी के कानों में गई। उस एक शब्द को सुनते ही मिष्टी पूरी तरह से घबरा गई और उसका बदन कांपने लगा। उसका दिमाग पूरा घूम गया। तभी किसी ने मिष्टी को झटके के साथ पकड़कर प्रिंस से दूर कर दिया। मिष्टी तुरंत ही हड़बड़ी के साथ बोली, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीज़ी है आपकी मुझे। लेकिन अतुल ने मिष्टी को प्रिंस से दूर किया और वो खुद प्रिंस को एक टक देखने लगा। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। तो वहीं प्रिंस भी टुकुर टुकुर अतुल को ही देखने लगा। वो दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अतुल प्रिंस को ऊपर से नीचे तक बड़े ही गौर से देखकर अपनी बेहद ही ठंडी आवाज़ में मिष्टी से बोला, इसकी उम्र क्या है? ये सुनते ही मिष्टी ने गुस्से से कसमसाते हुए कहा, क्या करेंगे आप इसकी उम्र जानकर? आप तो इसे अभी गंदा खून बोल रहे थे ना, तो फिर आपको इसमें क्या इंटरेस्ट लग रहा है? चले जाइए यहाँ से, मुझे कुछ नहीं बताना है आपको। ये सुनते ही अतुल अपनी तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, मैंने पूछा इसकी उम्र क्या है और क्या सच में ये तुम्हारा ही बेटा है? ये सुनते ही मिष्टी गुस्से से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आप यहाँ से चले जाइए। पहले ही आपने बहुत ही तमाशा कर लिया है यहाँ पर मेरे साथ, और मुझे और मेरे बेटे को अब अकेला छोड़ दीजिए। ये कहकर वो गुस्से से खुद को छुड़ाने लगी अतुल की बाहों से। लेकिन अतुल उसके बाजू पर अपनी पकड़ कसते हुए बेहद ही सीरियस आवाज़ में बोला, अब सिर्फ तुम मेरी बातों का जवाब दोगी, इसकी उम्र क्या है? ये सुनकर मिष्टी गुस्से से कसमसाने लगी। उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और फिर तभी इस वक्त प्रिंस अतुल के पास धीरे धीरे आया और उसने गुस्से से मिष्टी को खींचते हुए बोला, मेरी मम्मा को छोड़ो, छोड़ो मेरी मम्मा को। आप मेरी मम्मा के साथ ये क्या कर रहे हैं? उन्हें छोड़ो, उन्हें तकलीफ हो रही है। ये कहते हुए अतुल को मिष्टी से वो दूर धक्का देने लगा। हालांकि वो अभी बहुत ही छोटा था और अतुल उसके आगे लंबा चौड़ा था, लेकिन वो इस वक्त अपनी माँ को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर अतुल उसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसे लग रहा था कि इस वक्त सामने खड़ा इंसान उसकी माँ को तकलीफ़ पहुंचा रहा है और वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं अतुल ने जब ये देखा तो उसकी भौहें तन गई।
उसने गुस्से के साथ कहा, क्या नाम है तुम्हारा? अतुल की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर प्रिंस ने भी बिल्कुल उसी की तरह गुस्से में उसे दिखाते हुए कहा, मम्मा ने स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है, इसीलिए मैं आपकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दूंगा। उसकी यह बात सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशन बदल गए और अतुल ने गुस्से से मिष्टी को छोड़ दिया और वो अब नीचे प्रिंस की तरफ झुका और फिर झुकते हुए बोला, तुम्हारी मम्मा ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हें। आई लाइक इट, मुझे बहुत पसंद आए तुम्हारे संस्कार। लेकिन तुम मुझे अपना नाम बताओ और तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारे बाप का नाम क्या है, मुझे यह सब कुछ जानना है। अब तुम जल्दी जल्दी से मुझे ये सारी चीज़ें बता दो। अतुल की ये सारी बातें सुनकर प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मिष्टी ने जब अतुल के मुंह से बाप का नाम सुना तो उसे सब कुछ समझ में आ गया और वो समझ गई कि आखिर अतुल क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत ही हड़बड़ी के साथ आगे आई और बोली, प्लीज़ मिस्टर अग्निहोत्री चले जाइए यहाँ से। क्यों आप इतना ज़्यादा मेरे बेटे को परेशान कर रहे हैं? लेकिन तभी अतुल ने गुस्से के साथ कहा, जब तक मुझे इसके बाप का नाम नहीं जान लेता, मैं नहीं पता चल जाता इसका बाप कौन है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और जब तक तुम इसकी असली सच्चाई मुझे नहीं बताओगी ना, तो बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे लिए और साथ ही साथ इसके लिए, क्योंकि तुम जो मुझसे छुपाना चाह रही थी अब मुझे वो सब कुछ पता चल चुका है। और अतुल ये कहते ही मिष्टी के चेहरे पर पसीने आ गए। वो अपना थूक गटकते हुए बोली, क्या क्या पता चल गया है आपको? आप किसकी बात कर रहे हैं? तभी अतुल प्रिंस को पीछे से घूरते हुए बोला, वही सच जो तुमने आज से 5 साल तक मुझसे छुपा कर रखा है, जो तुमने आज तक मुझे नहीं बताया है। और आज तुम्हारे बेटे की एक झलक ने ही मुझे सब कुछ बता दिया है, उसके एक झलक ने ही सब कुछ रूबरू करा दिया है मुझे। लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही सारी शिकायतें हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। मैं उन सभी सवालों के जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। जब तुम मुझे वो सारे सवाल के जवाब दोगी तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा। जवाब दो मुझे, क्या हुआ था 5 साल पहले? ये बच्चा कैसे आया तुम्हारी ज़िंदगी में? अतुल ने ये सब कहते हुए मिष्टी ने अब हार मानते हुए कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए मैं अपने बेटे के सामने आपसे कुछ भी नहीं बता सकती, इसीलिए एहसान कीजिए मुझ पर और अभी के अभी यहाँ से चले जाइए प्लीज़। लेकिन तभी प्रिंस आगे आते हुए गुस्से से बोला, मम्मा मैं आपका स्ट्रॉन्ग बेबी हूँ ना, तो मैं आपको इन बुरे अंकल से प्रोटेक्ट करूँगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, आप मेरे पीछे आकर छुप जाइए, मैं इन अंकल को पंच करूँगा। ये कहकर वो छोटा सा मासूम सा प्रिंस अपने नन्हे नन्हे हाथों का पंच बना लेता है और ये देखकर मिष्टी की आंखें भर गईं। उसने काफ़ी मासूमियत के साथ प्रिंस की तरफ देखा, जो काफ़ी कमज़ोर था अपनी बीमारी की वजह से, लेकिन जिस तरह से अपनी माँ को वो प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था, मिष्टी का दिल इस बार से भर आया था और वो उसे एकटक देखने लगी। लेकिन वहीं अतुल ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसके एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा बिगड़ गए और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी अंदाज़ा है कि तुम ये बात किससे बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरी रिप्लाई का एहसास है? अतुल की ये बात सुनते ही मिष्टी हैरान हो गई और वो हैरानी से बोली, मिस्टर अग्निहोत्री ये बच्चा है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ये इससे कैसी बातें कर रहे हैं? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मिष्टी के जवाब में अतुल ने गुस्से से कहा कि ये बच्चा है, लेकिन ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। क्या मैं कोई दुश्मन हूँ तुम्हारा, या फिर मैं तुम्हारा कत्ल करने के लिए आया हूँ? क्या इसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? और क्या इसे ये भी नहीं पता है कि मैं इसका कौन हूँ? जैसे ही अतुल ने अपनी आखिरी की ये शब्द कहे तो मिष्टी बिल्कुल ही स्पीचलेस हो गई और उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वो अपनी नज़रें चुराते हुए बोली, मिस्टर अग्निहोत्री आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ अभी के लिए यहाँ से आप चले जाइए। आप क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ से? तभी वहाँ पर प्रिंस मिष्टी के पैरों से लिपटते हुए बोला, मम्मा मम्मा ये अंकल कौन है और ये आपसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? प्लीज़ इन्हें यहाँ से भेज दीजिए, इनसे बोलो कि ये यहाँ से चले जाएं। मुझे इनसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं आपको उनसे प्रोटेक्ट करूँगा, ये मुझे बहुत ही बुरे अंकल दिख रहे हैं। ये कहकर वो मिष्टी के पैरों से लिपट गया। ये सब देखकर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक कि मुझे
इसके बारे में सब कुछ सच नहीं बताओगी। जब तक मैं ये सारा सच नहीं जान लूँगा, मुझे सब कुछ तुम्हारे मुँह से सुनना है। मैं सारी चीज़ें, सारा सच तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। बताओ मुझे, ये किसका बेटा है? ये सुनकर मिष्टी ने गुस्से के साथ कहा, ये सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का नहीं है, इसीलिए इसी से दूर रहिए। सुन लिया ना आपने सच? ये सुनते ही अतुल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई और वो उसे घूरते हुए बोला, ये सिर्फ तुम्हारा बेटा है, इसका मुझसे या फिर किसी और से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुनते ही मिष्टी ने तुरंत ही अपनी नज़र चुराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। और इसके जवाब में अतुल गुस्से से अभी आगे कुछ और कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसका फ़ोन अचानक से रिंग होने लगा। उसने गुस्से से अपना फ़ोन बाहर निकाल कर देखा, लेकिन फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देखकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए और वो ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए बोला, अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अब तुम दोनों ही मेरी नज़रों के सामने आ चुके हो और बहुत ही जल्द तुम दोनों पूरी तरह से मेरी कैद में आओगे। ये सुनते ही मिष्टी का मुंह खोला का खोला रह गया और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई। तभी अतुल वहाँ से चला गया तो वहीं उसके जाते ही प्रिंस ने तुरंत ही मिष्टी के हाथ को हिलाते हुए कहा, मम्मा, मम्मा, जवाब दीजिए, कौन है वो बुरे अंकल जो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जो हमसे ऐसी बातें कर रहे थे? वो बहुत ही डरावने हैं। तभी मिष्टी उसकी सारी बातें सुनकर नीचे की तरफ झुकी और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोली, शांत हो जाओ प्रिंस बेटा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो चले गए हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। लेकिन प्रिंस ने ना समझ में कहा, पर वो कौन थे मम्मा, और वो आपसे इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? क्या आप उन्हें पहले से ही जानती हो? और मम्मा, उनकी आंखें तो बिल्कुल मेरी तरह थीं, मेरी आंखें उनसे बिल्कुल सेम थी मम्मा, जैसे सामिया की है। हम तीनों की आंखें इतनी सेम क्यों हैं मम्मा? क्या आप इसका जवाब नहीं दोगी? ये सुनकर मिष्टी ने बेचैनी के साथ कहा, कैसे कैसे बताऊं मैं प्रिंस को कि जिन्हें वो अंकल बोल रहा है वो उसके डैड हैं, वो ही उनके पिता हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं। मुझे कभी नहीं पता था कि इस तरह से प्रिंस की सच्चाई मिस्टर अतुल अग्निहोत्री के सामने आएगी। अगर मुझे कभी एहसास भी होता तो मैं कभी उसे यहाँ पर लेकर नहीं आती। और अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मिस्टर अग्निहोत्री प्रिंस को देख रहे थे और उनकी आंखों में मुझे एक शक दिखाई दे रहा था, और वो उस शक को ज़रूर हकीकत में जल्द ही बदलेंगे। और अब मेरी पूरी ज़िंदगी सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि मेरा दिल बेचैन हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्टर अग्निहोत्री मेरे प्रिंस को मुझसे अब छीन लेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि प्रिंस उनका ही बेटा है, उनका ही खून है। ये कहते हुए मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। ये देखकर प्रिंस ने परेशान होकर मिष्टी की तरफ देखते हुए कहा, मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? उसकी ये बात सुनते ही मिष्टी ने खुद को संभालते हुए जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोला कि मैं रो नहीं रही हूँ बेटा, बल्कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आपने कितने स्ट्रांग बन चुके हैं और कितने स्ट्रांग तरीके से आप उन अंकल से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरे बेटे। ये कहकर वो प्यार से मुस्कुराई और फिर प्रिंस को अपने सीने से लगा लेती है। तो वहीं प्रिंस के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई और वो प्राउडली होकर बोला कि यस मॉम, मैं आपका बेटा हूँ और आपका प्रिंस अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। तभी मिष्टी उसके माथे पर किस करते हुए ये कहकर कि यस, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो प्रिंस, मुझे आज पता चल गया है। और उसे ये कहकर वो सीधा कमरे की तरफ लेकर चली गई। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब आएगा कहानी में मज़ा, अब आएगा सना का सच। क्या अतुल उस एमएमएस को देखकर मिष्टी का साथ छोड़ देगा या फिर उसे एक्सेप्ट कर कर सना को सजा देगा? तो गाइस, ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो आप कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कहानी अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और ढेर सारा प्यार ज़रूर लिखना। कहानी में कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो मोमेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और कहानी के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।